बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और जैसा कि इन आवर लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट इट्स ट्रांसलेशन एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड आल्सो बॉक्स क्वेश्चंस, एंड नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। जी तो बेटे, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। और जैसा कि मैंने कहा कि एज अर्लियर वी डिस्कस्ड answer questions of this chapter, and now we are going to discuss its exercise. So without any time wasting let's start. तो बेटा यहाँ पर आपका सबसे पहला जो ऑप्शन बी है वो ये है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, कि आपने करेक्ट ऑप्शन को जो है वो चूज करना है। तो सबसे पहले कहते हैं कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन प्राइमरली कैरेक्टराइज्ड बाय बेस्ड ऑन द टेक्स्ट, कि ये जो पूरी आपने ट्रांसलेशन पढ़ी है ये किस पर बेस करती है। Increased isolation of countries, enhanced connectivity and interdependence, strict regulations of international trade, limited exchange of ideas and technologies. तो यहाँ पर कहते हैं कि ओवरऑल जो चैप्टर हमने पढ़ा है ग्लोबलाइजेशन के बारे में ये किस चीज पर बेस करता है। तो ये बेस करता है जी इनहेंस कनेक्टिविटी एंड इंटर इंडिपेंडेंस पे करता है, कि ये क्या करता है कि ये जो है वो कंट्रीज के दरमियान में कनेक्टिविटी को बढ़ाता है और इंटर जो है वो डिपेंडेंस लेकर आता है। आगे नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो कहते हैं हाउ डज ग्लोबलाइजेशन प्राइमरली इम्पैक्ट पाकिस्तान इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। हाउ डज ग्लोबलाइजेशन, कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान की जो है वो माशी तरक्की में किस तरह से असरअंदाज होता है इस टेक्स्ट के मुताबिक। बाय इंक्रीजिंग बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड, by reducing access to import goods, by opening and international markets. ऑप्शन डी by decreasing foreign direct investment। बेटे यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन क्या है जी, by opening up international markets for exports, कि एक्सपोर्ट्स के लिए क्या है जी, नई इंटरनेशनल मार्केट्स को जो है वो बनाकर जो है पाकिस्तान की जो इब्तदाई इकोनॉमी है उसको क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, वो उस पर अंदाज हो सकती है। आगे थर्ड में कहते हैं कि हाउ डू डिजिटल टूल्स प्राइमरली इम्पैक्ट स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। तो यहाँ पर क्या बात करते हैं जी कि हाउ डू डिजिटल टूल्स, कि जो डिजिटल टूल्स हैं वो किस तरह से स्टूडेंट के ऊपर जो असरअंदाज होते हैं इस टेक्स्ट के मुताबिक। by restricting access to language learning, by promoting cultural isolation, by facilitating easier language learning, by limiting exposure to global trends। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा जी बाय फैसिलिटेटिंग इजियर लैंग्वेज लर्निंग, कि लैंग्वेज को इजी करके जो है इनको फैसिलिटेट करके जो है वो क्या कर सकते हैं, तालिब इल्मों को एक फायदा दे सकते हैं उनकी स्टडी में ऑनलाइन। जी तो बेटे आगे हमारा ऑप्शन नंबर 4 है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट व्हाट इज अ पोटेंशियल कंसर्न रिगार्डिंग ग्लोबलाइजेशंस इंपैक्ट ऑन पाकिस्तानी कल्चर। टेक्स्ट के मुताबिक कहते हैं कि कौन सा पोटेंशियल कंसर्न, कहते हैं कि कौन सी ऐसी बात जो है वो तशवीशनाक है, परेशान कुन है पाकिस्तानी सकाफत पर ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट के लिए। इंक्रीज्ड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर प्रैक्टिस, enriching culture exchange, erosion of traditional Pakistani culture, limited exposure to global influence। तो कहते हैं यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा erosion of traditional Pakistani culture, कि यहाँ पर जो कह लें कि बड़े हैं या पाकिस्तानी कल्चर जो कहते हैं कि महफूज करना चाहते हैं, उनका ये परेशानी का थोड़ा सा बाइस है कि ग्लोबलाइजेशन के आ जाने से, दूसरे कल्चर के आ जाने से पाकिस्तान के कल्चर पर काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो वो जो कहते हैं कि यहाँ पर erosion of traditional पाकिस्तानी कल्चर, कि ये टेक्स्ट के मुताबिक यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो हमें नजर आता है। तो यहाँ पर आगे हमारा ऑप्शन नंबर 5 है कि हाउ हैव डिजिटल प्लेटफॉर्म प्राइमरली कंट्रीब्यूटेड टू ग्लोबलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, कि इस टेक्स्ट के मुताबिक हाउ हैव डिजिटल प्लेटफॉर्म प्राइमरली कंट्रीब्यूटेड टू ग्लोबलाइजेशन, इब्तदाई तौर पर इस प्लेटफॉर्म में, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो ग्लोबलाइजेशन में उसने क्या चीज जो है ना वो यहाँ पर उसने कंट्रीब्यूट इसमें किया है। तो बेटे यहाँ पर जो है वो हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। अगर हम बात करें कि बाय इनेबलिंग इंस्टेंट ग्लोबल कम्युनिकेशन, तो
इसका जो हमारे पास आंसर जो है वो सी ऑप्शन में आ रहा है। आगे ऑप्शन नंबर 6 की बात करते हैं कि व्हाट आर स्ट्रैटेजीज ऑफ हार्नेस द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डिजिटल ग्लोबलाइजेशन व्हाइल मिटिगेटिंग इट्स नेगेटिव इफेक्ट। तो यहाँ पर कहते हैं कि हम किस तरह से इस इफेक्ट को, नेगेटिव इम्पैक्ट को जो है ना वो खत्म कर सकते हैं, इफेक्ट को खत्म कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास 6 का जो ऑप्शन है बेटे, यहाँ पर ए आता है कि प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी एंड सपोर्टिंग लोकल कंटेंट, कि हम जो है डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट कर और लोकल कंटेंट को सपोर्ट करके हम इस नेगेटिविटी को क्या कर सकते हैं, इसके असरात को कम कर सकते हैं। आगे ऑप्शन बेटे 7 में बात करते हैं कि व्हाट इज द की चैलेंज फॉर पाकिस्तान इन मैनेजिंग द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि क्या चैलेंज है पाकिस्तान के लिए इस ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट को मैनेज करने के लिए। तो बेटे यहाँ पर जो है वो ऑप्शन बी है इसका, कि फाइंडिंग अ बैलेंस बिटवीन बेनिफिटिंग मोर फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन एंड मेंटेनिंग इट्स यूनिक कल्चर आइडेंटिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब यहाँ पर कहते हैं कि किस तरह से हम एक बैलेंस लेके आ सकते हैं पाकिस्तान में इसको मैनेज करते हुए ग्लोबलाइजेशन के असरात को। तो कहते हैं कि यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन से जो फायदा उठाकर उसमें एक मेंटेन उसको रखकर, बैलेंस रखकर इट्स यूनिक कल्चर आइडेंटिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हम जो है वो कायम रख सकते हैं थ्रू ग्लोबलाइजेशन, कि ना तो है पाकिस्तान के कल्चर पर इसका जो है वो असर होगा और ना ही दूसरा जो कल्चर है वो पाकिस्तान पर इम्पैक्ट होंगे। यानी कि एक जो है ना वो एक बैलेंस रखेंगे तो कोई भी चीज है वो नुकसान में नहीं जाएगी। जी तो बेटे अब यहाँ पर आपके ऑप्शन थे 7 ऑप्शन थे जो कि हमने कर ली एमसीक्यूज के तौर पर। अब आगे बेटे बात करते हैं वोकैबुलरी की बात करते हैं। वोकैबुलरी में सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन आता है, फर्स्ट जो चीज आती है वो एनाग्राम है। अब बेटे एनाग्राम क्या होता है? अगर एनाग्राम की बात की जाए तो एनाग्राम एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसी फ्रेज होती है जिसमें एक वर्ड जो होता है उसको रीअरेंज करके एक नया वर्ड बना दिया जाता है। यहाँ पर डेफिनेशन भी आपको सामने लिखी हुई है कि एन एनाग्राम इज अ वर्ड और फ्रेज दैट इज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड और फ्रेज। किसी भी फ्रेज या किसी भी वर्ड को दोबारा से रीअरेंज करके जो है वो उन लेटर्स को जो है वो रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास एक नया वर्ड बनकर आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर कैट है तो कैट से दोबारा अगर हमने इसको रीअरेंज किया तो हमारे पास क्या बनकर आया? हमारे पास जो है वो एक्ट बनकर आया। ठीक है, अगर एरिक ARC है तो एरिक को हमने रीअरेंज किया तो क्या बन गया? कार बन गया। और अगर साइलेंट है तो साइलेंट को बेटे हमने दोबारा से जो है वो रीअरेंज किया तो हमारे पास ये क्या बन के आया? लिसन बन के आया। आई होप बेटे आपको एनाग्राम की समझ आ गई होगी कि एनाग्राम बेसिकली क्या होता है। एनाग्राम एक ऐसा वर्ड, एक ऐसी फ्रेज होती है जिसमें हम वर्ड्स को रीअरेंज करके, वर्ड्स के लेटर्स को रीअरेंज करके एक नया वर्ड हमारे सामने जो है वो बनकर आता है। आगे बात करते हैं बेटे यूज द ग्लॉसरी वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अब बेटे यहाँ पर जो है वो आपके कुछ जो है 3 दिए हुए यूज द ग्लॉसरी वर्ड्स। अब ग्लॉसरी वर्ड्स हैं वो कहते हैं कि इनको आप अपने सेंटेंसेस में जो है ना वो कन्वर्ट कीजिए। बेटे ये भी मैं आपको इंशाल्लाह जो है सेंटेंसेस बना के आपके सामने जो है वो रखूंगी। तो सबसे पहले हम जरा एनाग्राम को देख लेते हैं, फिर इन सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में कहते हैं कि मेक वर्ड्स एज मेनी एज पॉसिबल by using the letters of the following words। अब 3 आपके सामने जो है उन्होंने वर्ड्स दिए हुए हैं, ग्लोबलाइजेशन, इंटीग्रेशन, इंफॉर्मेशन। कहते हैं कि इन तीनों वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए जितने आपसे नए वर्ड्स बन सकते हैं वो आप बनाइए। सो आपके सामने एक मैं लिस्ट रखती हूँ, एक जो है वो कह लें कि एक मैंने तैयार किए हुए ये वर्ड्स तैयार किए हुए हैं कि इन ग्लोबलाइजेशन, इंटीग्रेशन और इंफॉर्मेशन से काफी वर्ड्स निकल के हमारे सामने आए। सो 1 by 1 इन जो है उनको डिस्कस कर लेते हैं। जी तो बेटे अब यहाँ पर जैसा कि हमने कहा कि हम यहाँ पर जो 3 वर्ड्स हमें दिए हुए हैं उनसे हमने रीअरेंज उन लेटर्स को करना है और उनसे नए वर्ड्स बनाने हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने जितने वर्ड्स बन सकते थे वो बने हुए हैं। Make as many words as possible using the letters of given words। ग्लोबलाइजेशन में पॉसिबल वर्ड्स में हमारे सामने जो वर्ड्स बनकर आए हैं बेटे वो गोल, बाल, से, लिस्ट, नेशन, बोट, साइन, लोन, स्टॉल, टैग, टॉल, सिंग, बिग, लोब, ब्लास्ट, गेन, लास्ट, लोग, बायो। तो बेटे ये एक आपके वर्ड से काफी ज्यादा जो है वर्ड्स बनकर आए हैं। ऐसी इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के जो पॉसिबल वर्ड्स बने हैं रेन, गेट, ट्रेन, नेशन, ग्रिट, इंटो, टोंगो, रेशो, टैग, नॉट, रिंग, गेंट, आर्ट, टोन, गॉट, आंट, रोम। और इंफॉर्मेशन से बेटे हमारे पास जो वर्ड्स आए हैं फ्रॉम, रेन, ट्रेन, नेशन, फोर्ट, आयरन, मेन, रेशो, फ्रॉम, नॉट, मिंट, रूट, फैन, ऑटम,
aunt, torn और minor। तो बेटे ये वाले वर्ड्स हैं जो कि पॉसिबल जितने बन सकते थे उतने जो है वो बने हैं इन 3 वर्ड्स के। सो जी जैसा कि मैंने कहा कि उसके बाद हमारे जो ग्लॉसरी के वर्ड्स उन्होंने कहा है कि आपने सेंटेंस बनाने हैं, तो अब उनको जरा डिस्कस कर लेते हैं, उनको जरा देख लेते हैं। तो बेटे अब यहाँ पर यूज द ग्लॉसरी वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अब यहाँ पर हमारे पास ग्लॉसरी के जितने भी वर्ड्स थे, कोई 18 या 19 है, उनके सेंटेंसेस वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन है, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? ग्लोबलाइजेशन हैज connected economic and culture across the world, making trade and travel easier than ever before. Number 2 पे economy. A strong economy ensures job opportunities and financial stability for the people of a country. Number 3 पे wages. Fair wages are essential to maintaining a good standard of living for workers. Number 4, many communities strive to keep their tradition. अब यहाँ पर tradition का sentence है, alive by celebrating culture, festivals and rituals. Number 5 पे empathy. Empathy helps us understand and support others in difficult times. आगे बेटे 5 पे preserve है. It is important to preserve historical monuments and ancient artifacts for future generations. Okay जी, artifacts. Number 6 पे हमारे पास interconnected है. The world has become highly interconnected due to advancement in transportation and technology. Number 7 पे integration of diverse cultures in a society promotes harmony and understanding among people. Number 8 पे technology. Modern technology has revolutionized industries, education and healthcare. Number 9 पे fast and efficient communication has made it easier to stay in touch with loved ones across the globe. जी तो बेटे आगे 10 में education provides many opportunities for a successful career and personal growth. Number 11 पे crucial. It is crucial to make informed decisions before investing in a business. Number 12 पे international trade allows countries to exchange goods and services, boosting their economics. Number 13 पे the homogeneity of cultures due to globalization has led to the loss of unique tradition. Number 14 पे harness. We must harness renewable energy sources to protect the environment. Number 15 पे a good teacher appreciates the efforts of students and encourages them to improve. Number 16 पे understanding the complexities of globe politics requires deep knowledge and analysis. Number 17 पे the spread of misinformation on social media can lead to confusion and panic. Number 8 and last, the erosion of moral values in society is a growing concern for many elders. I hope बेटे आपको इन सेंटेंसेस की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अब मैंने आपको ट्रांसलेट इस वजह से नहीं करके बताया क्योंकि समझने में बहुत ज्यादा आसान है। अब मेन जो आपकी चीज है इन वर्ड्स के सेंटेंसेस है, 18 टोटल सेंटेंसेस हैं जो कि आपके सामने हैं। आई होप कि बेटे आपको इन सारे सेंटेंसेस की अच्छे तरीके से समझ आई होगी और कहीं पे आपको लगता है कि ये सेंटेंस आपको याद करने में मुश्किल है या इनकी समझ नहीं है तो कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी मुझसे डिस्कस करना है ताकि मैं आपको इनसे भी ज्यादा इजी वे में सेंटेंसेस प्रोवाइड कर सकूं। जी तो आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी तो बच्चों हमने यहाँ पर वोकैबुलरी में हमारा ऑप्शन ए भी सॉल्व कर लिया, ऑप्शन बी भी सॉल्व कर लिया। बेटे आगे हमारा अब ग्रामर पोर्शन है। ग्रामर पोर्शन में सबसे पहले जो बात डिस्कस की गई है वो जी इट्स अबाउट सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर को डिस्कस किया गया है कि बेसिकली व्हाट इज सेंटेंस एंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस क्या होता है और उसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले सेंटेंस है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप। ये पढ़ने से पहले मैं आपको बेटे बता दूं कि जुमला एक ऐसा जुमला, ठीक है, अल्फाजों का मजमुआ होता है जो कि आपको एक मुकम्मल मीनिंग देता है। लाइक मैं बोल रही हूँ तो आपको समझ आ रहा है कि जी टीचर मैम जो है ना वो एक जो है वो एक पूरा पैराग्राफ बोल रही है। पैराग्राफ कैसे बनता है? एक जुमले से बनता है। और आपको समझ आ रहा है बेसिकली मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, मैं आपको क्या जो है ना पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या होता है कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। एक सेंटेंस क्या होता है बेटे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है तो क्या एक्सप्रेस करता है? एक कंप्लीट थॉट को, एक कंप्लीट सोच को जो है वो क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, उसको बयान करता है। लाइक मैंने कहा ही इज अ अली, वो अली है।
ही इज अली, वो अली है, ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है। तो आपको एक पूरा मतलब समझ आ गया। अगर मैं कहती हूँ आ बॉय आ अली, तो आपको क्या समझ आया, क्या अली और क्या बॉय। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक जुमला एक ऐसे अल्फाजों का मजमूआ होता है जो कि आपको मुकम्मल एक मीनिंग दे रहा होता है, मुकम्मल आपको एक थॉट दे रहा होता है, एक मुकम्मल आइडिया दे रहा होता है कि बेसिकली एक जुमले में क्या चीज बयान की जा रही है। और आगे कहते हैं इच टिपिकली कंटेन अ सब्जेक्ट, इसमें एक सब्जेक्ट होता है। अब बेटे सब्जेक्ट क्या होता है, जिसमें जिसके बारे में वो जुमला होता है, जिसके बारे में एक चीज बयान कर रहे हम होते हैं। हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, कि जुमला जो है वो किसके बारे में है। एंड प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट के बारे में बताया गया होता है कि सब्जेक्ट ये चीज है। मैंने कहा जैसे जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपके सामने फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर जो है वो मैं आपको लिख के जो है बता देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। वेट अ मिनट। ओके बेटे, अब यहाँ पर जो है वो उन्होंने हमें कहा कि सब्जेक्ट क्या होता है, एक जो है वो जिसके बारे में जुमला होता है। लाइक मैंने लिखा यहाँ पर अली, तो अली जो है वो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। अली यहाँ पर हमारा क्या है, जरा मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। अब अली यहाँ पर बेटे क्या है, अली हमारा एक सब्जेक्ट है। आगे बात करते हैं हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, कि ये सेंटेंस इसके बारे में। मैंने कहा अली इज अ बॉय, या लिख लें जी अली इज अ टीचर एंड ही टीचेस द 9th क्लास। अब मैंने लिखा अली इज अ टीचर एंड ही टीचेस द 9th क्लास, कि अली एक टीचर है और वो 9th क्लास को पढ़ाता है। तो यहाँ पर जो है वो अली है। अब अली हमारे पास क्या है, अली हमारे पास एक सब्जेक्ट है। आगे वो बात करते हैं एंड अ प्रेडिकेट, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट ये बताता है कि सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है कि he is a teacher and he teaches the 9th class। तो सब्जेक्ट कौन है जी, सब्जेक्ट अली है। अब यहाँ पर मैं इसको एक और चलें जी, इससे जो है वो मैंने इसको कलरफुल कर दिया ताकि आपको पता लग जाए कि अली हमारे पास क्या है। अगर मैं यहाँ पर इनको यहाँ पर लिख दूं कि अली हमारा जो है बेसिकली यहाँ पर सब्जेक्ट है, और जो रेड में है वो हमारे पास क्या है जी, वो हमारे पास प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट हमें ये बताता है कि बेसिकली जो हमारा जी जो प्रेडिकेट हमें ये बताता है कि बेसिकली सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है और ये क्या काम करता है, ये क्या जो है ये कह ले क्या काम करता है, इसके बारे में क्या कहा गया है। यहाँ पर अली हमारे पास एक सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट क्या बताता है कि वो एक टीचर है और वो 9th क्लास को पढ़ाता है। आई होप बेटे आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की समझ आ गई होगी। तो आगे अब चलते हैं। कहते हैं सेंटेंस मस्ट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ पंक्चुएशन मार्क सच एज अ पीरियड। अब यहाँ पर कहते हैं कि हमारा जो जुमला होता है वो हमेशा उसको कैपिटल लेटर, अब ये ऑलरेडी हमारा जो है ना वो कैपिटल लेटर में है। ठीक है, तो हमेशा उससे स्टार्ट होता है और एंड हमारा हमेशा जो है वो डॉट पर होता है, एक पीरियड पे होता है। ठीक है, आगे वो बात करते हैं बेटे क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है और एक्सक्लेमेशन मार्क भी हो सकता है। लाइक क्वेश्चन मार्क में यहाँ पर अगर मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन मार्क में एक सेंटेंस में What are you doing? मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क आएगा, और अगर मैं एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करूंगी तो मैं कहूंगी what a beautiful पिक्चर इज। तो यहाँ पर जिसके आगे मैं एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो लगाऊंगी, जिसमें कोई हैरानगी वाली बात होगी, किसमें कोई आप हैरत वाली बात है, कोई हैरानगी वाली बात है। ठीक है, कोई सरप्राइजिंग बात है, कोई वंडरफुल सी बात, उसमें हम हमेशा एक्सक्लेमेशन का मार्क इस्तेमाल करेंगे। और जो भी हम कोई भी सवाल पूछते हैं सवाल के आगे हम हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क लगाने का मतलब ये होता है कि हम किसी से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, और एक्सक्लेमेशन मार्क हमें ये बताता है कि यहाँ पर जो है वो हम कोई हैरानी वाली बात कर रहे हैं, कोई सीन हमें बहुत ही मजे का लगा है, बहुत ही जबरदस्त लगा है। तो इन ऐसे वो जुमलों के लिए हम हमेशा एक्सक्लेमेशन का मार्क इस्तेमाल करते हैं, और डॉट इस्तेमाल करते हैं ये बताने के लिए कि हमारा जुमला जो है बिल्कुल कंप्लीट है। ओके जी,
अब आगे जो है वो एग्जाम्पल में उन्होंने ऑलरेडी, मैंने आपको यहाँ पर भी एग्जाम्पल दे दी, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। द कैट स्लेप्ट ऑन द काउच, डॉट लगा हुआ, मतलब सेंटेंस आपका कंप्लीट है। फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग, यहाँ पर भी आपका के जो बाहर के मौसम फूल खिलते हैं। द सन इज शाइनिंग सो वी हैव डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक, सूरज चमक रहा है तो हमने ये फैसला किया है कि हम पिकनिक पर जाएंगे। द कैट विच वाज वेरी ओल्ड स्लेप्ट पीसफुली ऑन द काउच, कैट बिल्ली विच वाज वेरी ओल्ड, जो बहुत बुरी थी, स्लेप्ट पीसफुली ऑन द काउच, वो सोफे पर बहुत ही ज्यादा आरामदा सुकून से सो रही थी। जी तो बेटे आई होप कि बेटे आपको जो है वो सेंटेंस की समझ आई होगी और आपको भी पता होगा कि आप पता लग गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। मैंने आपको कहा कि सब्जेक्ट जो जुमले का फर्स्ट जो है ना वो वर्ड होता है वो सब्जेक्ट होता है, और जो पूरा फिक्रा होता है ना जो बयान कर रहे होते हैं कि ये क्या है, ये जुमले को बयान कर रहा हो, ये सॉरी सब्जेक्ट को बयान कर रहा होता है कि बेसिकली सब्जेक्ट क्या है। आगे बात करते हैं, कहते हैं जी स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंपल सेंटेंस। अब एक सादा जुमले का स्ट्रक्चर क्या होता है? अ सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड इट मे आल्सो हैव एन ऑब्जेक्ट। जो सादा जुमला होता है ना उसका सब्जेक्ट भी होता है, वो वर्ब भी होता है और उसका ऑब्जेक्ट भी होता है। एक सादा जुमला जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब के बिना जो है वो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हाँ अगर सब्जेक्ट है वर्ब नहीं है तो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। विदाउट वर्ब आवर सेंटेंस इज अनकंप्लीट, जैसा कि द कैट। अब एक सब्जेक्ट है, चेज द माउस। अब चेज क्या है? उसने पीछा किया। वर्ब चेज क्या है जी? वर्ब। बेसिकली वर्ब हमारा बेटे क्या होता है? वर्ब हमारा काम होता है। वर्ब हमारा क्या होता है? वर्ब हमारा काम होता है। कोई भी काम हम करते हैं, मैं अब बोल रही हूँ उठना, बैठना, जागना, लेटना, सोना, आना जाना, रोना, धोना, चीखना, चिल्लाना, ये सारे क्या हमारे वर्ब है, ये हमारे काम है। और काम कौन करता है? काम सारे सब्जेक्ट करता है। वर्ब से काम सब्जेक्ट लेता है और उसको अप्लाई किस पर करते हैं? उसको ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर देते हैं। लाइक यहाँ पर अगर एग्जाम्पल में बात करें, द कैट बिल्ली। जी तो मैंने कहा द कैट बिल्ली सब्जेक्ट हमारे पास है, वो क्या करती है? वो कौन सा काम करती है? चेज, उसने पीछा किया। द माउस चूहे का, तो इसका मतलब है उसने अपने काम को किस पर अप्लाई किया? उसने अपने काम को माउस पर अप्लाई किया। अगर नेक्स्ट में बात करते हैं शी हमारे पास एक सब्जेक्ट है, ठीक है, और वो क्या करती है? वो रीड्स पढ़ती है। अब ये नहीं पता वो क्या पढ़ती है, हम क्या करेंगे कि अब हम उसको अप्लाई करवाएंगे कि बेसिकली वो क्या पढ़ती है। वो हो सकता है वो एक नॉवल पढ़ती है, एक बुक पढ़ती है, एक जो है वो कह लें कि न्यूज़पेपर पढ़ती है, कुछ भी पढ़ सकती है। तो यहाँ पर उसने अपना पढ़ना किस पर अप्लाई किया? एक ऑब्जेक्ट, एक बुक के ऊपर जो है वो अप्लाई किया। मतलब कि सब्जेक्ट क्या करता है? सब्जेक्ट वर्ब से काम लेता है और काम को आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट पर अप्लाई कर देना होता है। नेक्स्ट में बात बेटे करते हैं द टीचर सब्जेक्ट एक्सप्लेन द लेसन। अब यहाँ पर टीचर हमारे पास क्या है बेटे? टीचर हमारे पास एक सब्जेक्ट है और वो क्या काम करती है? वो समझाने का काम करती है, वो वजाहत देने का काम करती है। अब किस चीज की वजाहत करती है? वो लेसन की वजाहत करती है। आई होप कि बेटे आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि बेसिकली हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, हमारे पास वर्ब क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है। तो आगे वो बात करते हैं, वो कहते हैं रीड द गिवन पैराग्राफ केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन द ईच सेंटेंस। अंडरलाइन द सब्जेक्ट वंस, the verb twice and circle the object। अब यहाँ पर कहते हैं कि आपको एक पूरा पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है, छोटा सा पैराग्राफ है, और उसमें कहते हैं कि आपने सब्जेक्ट को जो है वो अंडरलाइन करना है, वर्ब को 2 लाइनों से अंडरलाइन करना और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आप लोगों ने सर्कल आउट कर देना। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑलरेडी आपको बेटा पता लग गया कि सारा जो फर्स्ट पर होगा वो हमेशा आपका सब्जेक्ट होगा, वो हमेशा आपका फाइल होगा, मतलब वो जिसके बारे में पूरा जुमला होगा। तो यहाँ पर सारा एंड हर फ्रेंड्स क्या है? सब्जेक्ट है। और वर्ब क्या है हमारे पास? वर्ब हमारे पास विजिटेड है, उन्होंने विजिट किया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या किया? उसने उन्होंने किस चीज का विजिट किया? उन्होंने द न्यू म्यूजियम इन टाउन, उन्होंने जो है वो नए टाउन में एक नया म्यूजियम था उसका उन्होंने विजिट किया। आई होप कि बेटे आपको जो है पता लग गया होगा कि यहाँ पर जो है हमारे पास वर्ब क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है और हमारे पास सब्जेक्ट क्या है। तो ये भी सॉल्व जो है वो हमारे पास पैराग्राफ है, मैं आपको ऐसे भी बता देती हूँ और सॉल्व भी है, वो भी आपको जो है वो शो करवा देती हूँ ताकि आप जो है वो अच्छे तरीके से इनको कर लें। आगे वो कहते हैं दे एक्सप्लोर्ड। अब दे हमारे पास सब्जेक्ट है,
एक्सप्लोर हमारे पास वर्ब है, वेरियस एग्जिबिट एंड लर्न अबाउट एशियंट सिविलाइजेशन। यहाँ पर उन्होंने क्या क्या एक्सप्लोर किया, उन्होंने वेरियस एग्जिबिट एंड लर्न अबाउट एशियंट सिविलाइजेशन, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आगे द टूर गाइड, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, एक्सप्लेन हमारे पास वर्ब है, उन्होंने क्या गाइड ने उन्होंने उनको क्या वजाहत किया, द हिस्ट्री ऑफ ईच आर्टिफैक्ट इन ग्रेट डिटेल, उन्होंने पूरी वजाहत के साथ जो है ना वो पूरी हिस्ट्री जो है ना उन्होंने एक्सप्लेन की, ठीक है। आफ्टरवर्ड बाद में सारा बॉट, अब सारा हमारे पास सब्जेक्ट है, बॉट हमारे पास एक वर्ब है, अच्छा जी, सोवेनियर फ्रॉम द गिफ्ट शॉप, अब ये हमारे पास उसने क्या खरीदा, एक गिफ्ट खरीदा जी गिफ्ट शॉप से, तो यहाँ पर गिफ्ट शॉप हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। हर फ्रेंड, अब यहाँ पर हर फ्रेंड हमारे पास एक सब्जेक्ट है, एडमायर हमारे पास वर्ब है, उसने किस चीज की एडमायर की, किस चीज की तारीफ की, द ब्यूटीफुल पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स ऑन डिस्प्ले, तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। एवरीवन एंजॉयड द विजिट प्रॉमिस टू रिटर्न सून, अब एवरीवन हमारे पास सब्जेक्ट है, एंजॉयड हमारे पास वर्ब है, द विजिट एंड प्रॉमिस टू रिटर्न सून, अब यहाँ पर जो है हमारे पास ये एज अ, उन्होंने किस चीज को एंजॉय किया, उन्होंने विजिट को एंजॉय किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक सेंटेंस मुकम्मल हो रहा है, एवरीवन सब्जेक्ट है, एंजॉयड हमारे पास वर्ब है, और उन्होंने किस चीज को एंजॉय किया, उन्होंने अपने विजिट को एंजॉय किया, एंड प्रॉमिस टू रिटर्न सून, और उन्होंने जल्द ही जो वापस मुड़ने का फैसला कर लिया। आई होप कि बेटे आपको जो है वो इनकी समझ आई होगी कि क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या जो है वो ऑब्जेक्ट है। मैं आपको सोल्यूशन भी बता देती हूँ, सोल्यूशन भी दिखा देती हूँ, ताकि आपको जो है वो मजीद अच्छे तरीके से समझ आ सके बेटे। अब यहाँ पर बेटे ये सोल्यूशन है, अब यहाँ पर हियर इज द ब्रेक डाउन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन ईच सेंटेंस, हर सेंटेंस को ब्रेक डाउन कर दिया गया है। लाइक यहाँ पर सब्जेक्ट है सारा एंड हर फ्रेंड, वर्ब हमारे पास विजिटेड है, ऑब्जेक्ट हमारे पास न्यू म्यूजियम इन टाउन है। नेक्स्ट लाइन में हमारे पास सब्जेक्ट दे है, वर्ब एक्सप्लोर्ड एंड लर्न है, ऑब्जेक्ट हमारे पास वेरियस एग्जिबिट है, अबाउट एशियंट सिविलाइजेशंस हैं, ठीक है। आगे बेटे टूर guide explained the history of each artifact in great detail, subject the tour guide, verb explained, object the history of, वही चीजें जो मैंने आपको बेटे बताई हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है वो हमारे सामने, मैंने आपके सामने सोल्यूशन भी बता दिया है, पहले भी बता दिया था, अभी सोल्यूशन भी है, ताकि आपको याद करने में किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल पेश ना आए। तो बेटे अब आगे बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जी तो बेटे अब बच्चे नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है, जिसको या सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। द इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड अलोन, अब कहते हैं कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है ना वो अकेली अपना पूरा मतलब दे सकती है, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज होती है अपना पूरा मतलब नहीं दे सकती। डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ ही जुड़ी होती है, उसी के साथ अपने पूरे मतलब को देती है। और ये ऐसे जे इनमें जो कंजंक्शंस होते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में, वो बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, इफ, when, while and so on होते हैं। तो इनके साथ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो क्लॉजेज होती हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पाई जाती है। तो अब जरा इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जो है वो आपको मजीद अच्छे तरीके से समझ आ सके। जी तो बच्चों अब यहाँ पर जो है वो इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की मजीद वजाहत के लिए मैंने आपके सामने उर्दू की फॉर्म में ये चीज रखी है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो बेटे मरकब जुमला मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन में पहले हम ये समझ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। मुरक्कब जुमला या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बेटे वो जुमला होता है जिसमें एक आजाद जुमला मींस इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक या ज्यादा मातहत जुमले मतलब सबऑर्डिनेट में डिपेंडेंट क्लॉज शामिल होते हैं। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और दूसरे सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, कहते हैं ये एक ऐसा जुमला होता है जो अपना अकेला मफहूम वाज़ा कर सकता है। जैसा कि मैंने कहा अली इज अ बॉय, अली एक लड़का है, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। मातहत में कहते हैं ये एक ऐसा जुमला होता है मीन सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लॉज जो किसी दूसरे जुमले के बगैर अपना मतलब को मुकम्मल नहीं कर सकता, जाहिर नहीं कर सकता। और ये आमतौर पर मैंने अभी सबसे पहले कहा कि ये व्हेन जब, क्योंकि, बिकॉज, इफ, ठीक है, होएवर जब तक जैसे कि अल्फाज से ये शुरू होते हैं। अब यहाँ पर वजाहत में अगर हम कहते हैं मैंने घर के अंदर रहने का फैसला किया
क्या? क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। अब आजाद जुमला क्या है? मैंने घर के अंदर रहने का फैसला किया, ठीक है, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। अब इसका मतलब क्या है? क्योंकि बाहर बारिश हो, तो इसका मतलब है कि ये पूरा अपना जुमले को बता नहीं रहा, बयान नहीं कर रहा। हमें इसको समझने के लिए इसके साथ एक और जुमले को होना जरूरी है। आगे बात करते हैं। अगरचे वो थकी हुई थी लेकिन उसने इम्तिहान की तैयारी जारी रखी। आजाद जुमला क्या? इसने इम्तिहान की तैयारी जारी रखी, ठीक है। ही कंटिन्यू टू प्रिपेयर हिज एग्जामिनेशन। अब अगरचे वो थकी हुई थी, अब although she was tired, तो she was although अगरचे वो थकी हुई थी, why she tired, वो क्यों थकी हुई थी? अब हमें ये नहीं पता, लेकिन जैसे हमने कहा लेकिन इसने इम्तिहान की तैयारी जारी रखी, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसने अपने जुमले को मुकम्मल कर दिया। तो बेटा अगर हम इसका खुलासा देखें, समरी एक देख लें। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बेसिकली बेटे क्या होता है कि मुरक्कब जुमले में एक आजाद जुमला एक मातहत जुमला होता है, ठीक है। मातहत जुमला हमेशा किसी दूसरे जुमले पर इंसार करता है, मतलब कि जो है वो डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट, और आमतौर पर किसी जो है वो रतबी मतलब कि किसी कनेक्टिविटी मीन्स जबकि क्योंकि अगर वगैरह से स्टार्ट होता है। और आजाद जुमला मीन्स कि इंडिपेंडेंट जो जुमला होता है, सेंटेंस होता है, वो अपना मतलब खुद ब खुद बयान कर सकता है, उसको किसी दूसरे जुमले की जरूरत नहीं होती। लेकिन सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉजेस को हमेशा किसी दूसरे जुमले की जरूरत होती है अपने मफहूम को मुकम्मल करने के लिए। आई होप कि बेटे जो है वो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की अच्छे तरीके से समझ आई होगी, और जो है वो आपको जो है वो मजीद अगर जो है चाहिए कि एग्जांपल्स इसके बारे में चाहिए या आपको थोड़ी और मजीद वजाहत चाहिए, तो बेटे आपने बिला झिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में पूछ लेना है। जी तो बेटे अब यहाँ पर जब एग्जांपल में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड लाइक बिकॉज इट वाज रेनिंग वी स्टेड इनडोर्स। डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? बिकॉज इट वाज रेनिंग। और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? वो स्टेड इंडोर, कि हम घर के अंदर रहे क्योंकि बारिश हो रही थी। अब वो स्टेड इंडोर, हम घर के अंदर रहे, ये आपका एक मुकम्मल जुमला है। अब बिकॉज इट वाज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी, ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। इसको मुकम्मल करने के लिए साथ में एक और जुमले का होना जरूरी है। When the bell rang, the student left the classroom. अब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? The students left the classroom, और डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? When the bell rang. तो इस मीन कि डिपेंडेंट क्लॉज को अपना मफहूम वाज़ा करने के लिए, अपना मतलब वाज़ा करने के लिए हमेशा एक जुमले की जरूरत पड़ेगी। बेटे यहाँ पर आपके सामने एक पैराग्राफ दिया गया है, उन्होंने कहा है कि इसमें जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो है वो सबऑर्डिनेटेड क्लास जो क्लॉजेस को क्या कर लेंगी? अंडरलाइन कर ले। तो ये भी आपके सामने जो है वो एक पूरा जो है वो सॉल्व किया हुआ मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आप इजीली तरीके से इसको कर सकें। और लास्ट पर वो कहते हैं कि राइट एट लीस्ट 5 एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इन योर ओन नोटबुक, कि नोटबुक के ऊपर जो है वो आपने 5 एग्जांपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की लिखनी है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको शो करवा देती हूँ ताकि आप जो है वो इजी तरीके से इनको याद कर सकें और अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकें। जी तो बेटा अब यहाँ पर पैराग्राफ है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को हमने अंडरलाइन कर देना है। पहला लाइन है हमारी, पहली लाइन है कि आई वोक अप अर्ली इन दिस मॉर्निंग बिकॉज द सनलाइट वाज स्ट्रीमिंग थ्रू माय विंडो। इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज ऑलरेडी मैंने दे दी है, फिर सबऑर्डिनेटेड क्लॉजेस भी आपके सामने शो हो रही है। सेकंड में while running I saw my friend Sarah who waved and joined me for a few laps around the park। इंडिपेंडेंट क्लॉज में I saw my friend Sarah एंड सबऑर्डिनेट क्लास जो कि डिपेंडेंट क्लास के ऊपर जो है वो जो डिपेंड करती है। आगे बेटे थर्ड में हमारा बिकॉज वी बोथ लव एक्सरसाइजिंग आउटडोर्स वी ऑफन मीट अप इन द मॉर्निंग रन्स। इंडिपेंडेंट क्लॉज वी ऑफन मीट अप फॉर मॉर्निंग रन्स, और सबऑर्डिनेट क्लास बिकॉज वी बोथ लव एक्सरसाइजिंग आउटडोर्स। और आगे नेक्स्ट है हमारा although it was still early the park was bustling with people walking through their dogs and children playing on the playground equipment। तो बेटे यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लॉज बता दी गई है, फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है। फिर after rubbing the sleep from my eyes I decided to go for a jog in the park nearby। तो इसमें बेटे इंडिपेंडेंट क्लॉज I decided to go for a jog in the park nearby। subordinate class after rubbing the sleep from my eyes। जी तो बेटे अब यहाँ पर लास्ट और टॉपिक है जिन्होंने कहा है कि सबऑर्डिनेट क्लास को जो है वो क्या करें? अंडरलाइन कर लें।
तो आपके सामने ऑलरेडी अंडरलाइन मैंने कर दिए हैं ताकि आप इनको मजीद अच्छे तरीके से जो है वो याद कर सकें। जो है वो किसी भी तरह की आपको कोई बेटे परेशानी है तो आपने बिना झिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, ताकि जो है मैं आप जो है वो इनको मजीद अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें और रमजान को अच्छे तरीके से एंजॉय करें, अपनी स्टडी करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।